क्लासेस में दोस्तों पिछली वीडियो जो कि खिलजी वंश से रिलेटेड था उससे पहले हम 5 MCQ यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तुगलक काल। क्या पढ़ेंगे? तुगलक काल। ठीक है, सल्तनत काल का 1320 से लेकर के 1412 तक का पीरियड जो है ये तुगलक काल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ शाह तुगलक, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जितने भी योजनाओं को उसने कार्यान्वित किया सब फेल हो गए, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावली और इससे रिलेटेड जो है देखिए कौन से शासक ने कितने वर्ष तक शासन किया, और लास्ट में इससे रिलेटेड हम 5 MCQ को देखने वाले हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। ये आपका BPSC जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही रामबाण है और इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। 3 नवंबर से 14 नवंबर तक फॉर्म फिलअप होगा और 7 दिसंबर को इसका पेपर निर्धारित होना तय किया गया दोस्तों। तो लगातार चैनल पर बने रहिएगा, मैं आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। टारगेट विदेश भी क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 30 से 50 MCQ के बीच में जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण होगा क्वेश्चन, मैं आपके बीच में उसको लेकर के आऊँगा SCRT कवर हो जाने के बाद। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, जाकर के आप उसको जो है देख लीजिएगा, तभी आप ये आंसर दे पाएंगे। तो खिलजी वंश की स्थापना किया था दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज ने। किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज ने। बाजार नियंत्रण नीति लागू किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज, बलबन, मुबारक शाह या अलाउद्दीन? सही आंसर है दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण पर इसने जो है नीति बनाई थी। ये बाज़ार में जा करके क्या करता था, समय समय पर मूल्यों का जांच भी करता रहता था, कोई इसको अधिक मूल्य पर तो नहीं बेच रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता था, उस पर कठोर नियंत्रण लगाता था। और बाज़ार का अधीक्षक सहना, ठीक है, इसने भी नियुक्त किया था, एक अधिकारी होता था ये। क्वेश्चन नंबर 3, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन, मुबारक शाह या अलाउद्दीन और मुबारक शाह दोनों या जलालुद्दीन ने? ये है दोस्तों आपका अलाउद्दीन। कौन है? अलाउद्दीन, जिसे क्या कहते हैं PDS सिस्टम। ये किसने शुरुआत किया था पहली बार? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसने लागू किया था? अलाउद्दीन ने। क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? मुबारक शाह, अमीर खुसरो, मलिक काफूर या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है दोस्तों आपका मलिक काफूर। ठीक है, ये इसके क्या थे? सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 5, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने स्टार्ट करवाई? मलिक काफूर, अलाउद्दीन, मुबारक शाह या जलालुद्दीन ने? तो सैनिकों को दोस्तों नगद वेतन देने की प्रणाली स्टार्ट किया था अलाउद्दीन ने। किसने? अलाउद्दीन ने। ये था दोस्तों 5 MCQ जो कि आपका खिलजी वंश से रिलेटेड था। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं चैप्टर 4 तुगलक काल या तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1412 ईस्वी तक, यानी कि 92 ईयर। कितना? 92 ईयर इसका टेन्योर है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको ये बताना है कि कौन से शासक ने, कौन से वंश ने सबसे अधिक वंश जो है समय तक शासन किया। ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर दिया। इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजा हित के कार्यों जैसे सड़क, पुल, नहर, चिकित्सालय आदि के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। यानी कि इस वंश के शासकों ने किस पे ज़्यादा जोर दिया? सड़क, पुल, नहर, चिकित्सालय के निर्माण में इस पे ज़्यादा अधिक जोर दिया। अब आइए देखते हैं दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन था। ठीक है, कौन था? गयासुद्दीन था।
इसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति को क्या कर दिया, त्याग दिया और उदारता की नीति अपनाई। इन्होंने प्रजा के असंतोष को, यानी कि प्रजा में जो असंतोष व्याप्त हो गया था उसको कम करने के लिए कर को कम कर दिया और साथ ही साथ कृषि को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, तो कृषि पर प्रोत्साहन किसने दिया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। अब आता है दोस्तों संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। और फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों 100% बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। ठीक है, तो इसका पूर्व नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक का जौना खां था। क्या था, जौना खां। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये कब सुल्तान बना था, 1325 ईस्वी में। कब, 1325 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है, यानी कि सबसे पढ़ा लिखा विद्वान कौन था सुल्तानों में। ठीक है, तो ये कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हीं के शासन में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था। कौन आया था, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में भारत यात्रा का वर्णन किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, तो मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, मोरक्को एक अफ्रीकी देश है। और इब्न बतूता की महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है, रेहला। क्या नाम है, रेहला। इसमें क्या वर्णन किया, भारत की यात्रा का वर्णन किया। भारत की उस समय कैसी सामाजिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, वहाँ के राजा महाराजा कैसे हुआ करते थे, वहाँ की जनता कैसे रहती थी, सब में परस्पर सामंजस्य बना रहता था कि नहीं, इस सब के बारे में वहाँ पे रेहला नामक पुस्तक में वर्णन इब्न बतूता ने किया है। तो ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था, जौना खां। कहाँ का रहने वाला था ये, मोरक्को। इसकी पुस्तक के क्या नाम है, रेहला। रेहला में क्या वर्णन किया, ये भी 4 ऑप्शन बना के दे देगा। ठीक है, तो भारत यात्रा का वर्णन किया है। मोहम्मद तुगलक की योजनाएं। ठीक है, सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नवीन योजनाएं भी चलाई जिससे आर्थिक सुधार हो सके। सुल्तान के द्वारा चलाई गई योजनाएं प्रायः असफल रहीं क्योंकि उनको सही तरीके से लागू नहीं किया गया। ठीक है, जितने भी इसने नियम कानून बनाए साम्राज्य की प्रगति के लिए, ठीक है, इसका सफल नहीं हो पाया, इसका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। कौन कौन सी योजनाएं थी, दोआब में कर वृद्धि। दोआब का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, दोआब। तो राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा एवं यमुना के बीच समृद्ध एवं उर्वरक भूमि, ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि कैसी होती है, बहुत ही समृद्धशाली होती है और उर्वरक उसमें ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि उपजाऊ बहुत अधिक होती है। तो दोआब में कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया। क्या किया, उसने सोचा कि हम लोग एक दोआब में टैक्स बढ़ा देते हैं। उसने वहाँ भूमि कर में क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया तथा कुछ अन्य करों की भी क्या कर दिया, वसूली शुरू कर दी। ठीक है, जिस समय यह कर लगाया गया उस समय वहाँ भयानक अकाल पड़ा था। ठीक है, जब अकाल पड़ा हुआ था और तुम टैक्स लगाओगे तो जनता तुमको क्या रिस्पांस देगी, बताइए। किंतु निरंकुश शासक के भय से अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी ही नहीं दिया। ठीक है, जो उसके अधिकारी थे उसको लगा कि हम ऐसा कुछ कहेंगे तो ये हमको क्या कर देंगे, हमको डांटेंगे, परेशान करेंगे, या हमको अपनी गद्दी से या अपनी पावर से क्या करना पड़ेगा, उतर जाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, सुल्तान को इसके बारे में अधिकारियों ने जानकारी ही नहीं दिया और जो टैक्स बढ़ा दिया गया तो उसको वसूली को क्या कर दिया गया, जारी रखा गया। तो जब जारी रखोगे तो क्या होगा, खेती बर्बाद हो गई, किसान अपने घर छोड़कर कहाँ चले गए, जंगलों में छिप गए। जब हमारे लिए कुछ मिलेगा ही नहीं और हम क्या करेंगे, टैक्स ही बढ़ते रहेंगे, हमारे पास जो भी कुछ बचे हम उससे जो है क्या करें, पूरा हम किसान सुल्तान को ही दे देंगे, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो जब हमको कुछ मिलेगा ही नहीं तो हम खेती क्यों करेंगे। इन कारणों से लोगों ने कर देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया।
बाद में सुल्तान ने राहत के लिए, बाद में जब इसको पता चला, क्योंकि पता तो चल ही जाता है धीरे धीरे, ठीक है, तो बीज व ऋण की व्यवस्था की, लेकिन तब तक क्या हो चुका था, काफ़ी देर हो चुकी थी। ठीक है, वो एक कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो बाद में ये सब करने से क्या फ़ायदा, जब सारे लोग छोड़ करके जा भी चुके थे और तुम उसको बुलाने के लिए प्रोत्साहन भी दे रहे हो, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सुल्तान की कर बढ़ाने की योजना क्या हो गई, पूर्णतया असफल हो गई। ठीक है, तो ये इसका जो था दुआब में जो वृद्धि थी, ये इसका क्या हो गया, इसका प्लानिंग बेकार हो गया। ये मानचित्र देखकर दिल्ली व देवगिरी का पता लगाइए। मोहम्मद बिन तुगलक का ये साम्राज्य है दोस्तों। ठीक है, तो दिल्ली दोस्तों कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये है दोस्तों देवगिरी, दौलताबाद। ठीक है, ये दो क्वेश्चन अभी क्यों बताया मैंने आपको, अभी आप देखिएगा। ये भी योजना मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो गई, असफल हो गई। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे जो ब्लू कलर से दिया गया है वह स्वतंत्र राज्य जो मोहम्मद तुगलक के साम्राज्य में शामिल नहीं थे। ठीक है, ये शामिल नहीं थे, और ये मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य है ये सब पूरा। राजधानी परिवर्तन, इसीलिए मैंने वो आपको पॉइंट आउट किया था दोस्तों कि आप उसको समझिए। राजधानी परिवर्तन वस्तुतः एक द्वितीय राजधानी की योजना थी। ठीक है, सुल्तान को ये लगा कि हम जो है दक्षिण के राज्यों पर क्या कर देंगे, हम वहाँ से चलाने के लिए क्या है, अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, कहाँ पे, दौलताबाद। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक दिल्ली सल्तनत का राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था। ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत क्या था, एक बड़े राज्य के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उभरा। इसे मालाबार को छोड़ करके दक्कन, यानी दक्कन के मतलब दक्षिण के सभी राज्य जुड़ चुके थे। अतः दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए द्वितीय राजधानी की योजना बनाई गई कि एक राजधानी दिल्ली रहेगी और दूसरी राजधानी क्या रहेगी, दौलताबाद। ठीक है, देवगिरी। ठीक है, अब आइए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या हुआ। दिल्ली से दौलताबाद, सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाने का विचार बनाया और दक्षिण भारत को जोड़कर एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। क्या रखा गया, ये भी ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवगिरी का नाम ही दौलताबाद है या अलग है। ठीक है, दो ऑप्शन बना के दे देगा। ठीक है, और आप उसमें परेशान हो जाएंगे। तो दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट ना हो, इसलिए राज्य द्वारा सुविधाएं भी दी गई थी। रास्ते का कष्ट तथा दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। ठीक है, वह वहाँ से दिल्ली वापस जाना चाहते थे। ठीक है, दिल्ली में कैसा था, मौसम दूसरा था और वहाँ का मौसम क्या था, अलग था, और उन लोगों को वहाँ से मौसम वहाँ का भाया नहीं, और फिर क्या हो गया, वो लोग छोड़ करके चले आए कि हम वहाँ पे नहीं रहेंगे। दक्षिण का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मौसम आज दिल्ली से क्या था, अलग था। करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया। उसे महसूस हुआ कि जैसे दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण करना कठिन है, उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण रखना कठिन है। ठीक है, आप अगर दौलताबाद से वहाँ पर अपनी जो है शासन को चलाएंगे तो उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो क्या हो जाएंगे, वो भी स्वतंत्र होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप दिल्ली से करेंगे तो भी यहाँ का स्वतंत्र, और दिल्ली क्या था, सबसे समृद्धशाली प्रदेश था। ठीक है, वो बहुत अधिक प्रसिद्ध था, तो वहाँ पे शासन करना ज़्यादा सूटेबल लगा इनको। ठीक है, दक्षिण के राज्यों पर नियंत्रण क्या हो गया, इनका रखना आसान नहीं हुआ। इस प्रकार सुल्तान की द्वितीय राजधानी परिवर्तन की योजना भी कैसी हो गई, असफल हो गई। क्या हो गई, असफल हो गई। इसी प्रकार अंग्रेजों ने भी दिल्ली के साथ शिमला को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में क्या किया, बनाया था। होली के बाद दिल्ली की भीषण गर्मी से बचने के लिए वो शिमला चले जाते थे और वहीं से प्रशासन की देखरेख करते थे। ठीक है, 2 योजना हो गई दोस्तों। तीसरी योजना है इनकी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ठीक है,
सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी। ठीक है, उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया। जब संसार में या उस समय वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में चांदी उपलब्ध नहीं थी और चांदी के सिक्के क्या थे, प्रचलन में थे, तो सुल्तान ने थोड़ा एक दिमाग लगाया कि चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के बनाया जाएं। ठीक है, इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना गया था। ये दोस्तों था सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा दोस्तों तांबा एवं पीतल का क्या था, मिश्रण था। क्या था, मिश्रण था। सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, जब मिश्रण आने लगा तो लोगों को लगा, क्योंकि उस समय चांदी तो उपलब्ध नहीं थी, तो चांदी तो सबके पास आएगी नहीं। तो जब ऐसी बात आ गई कि तांबे और पीतल के मिश्रण से बनाया जाएगा तो सभी लोगों ने क्या कर दिया, ढालना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हो गया, थोड़े दिनों में सिक्कों की भरमार हो गई, तो विदेशी व्यापारियों ने सिक्कों को लेना बंद कर दिया। अतः भारत की चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। ठीक है, जो तुम्हारे यहाँ जो चांदी थी, ठीक है, उसको क्या हो गया, जो व्यापारी लोग थे कहा कि हम वही लेंगे। जो तुम्हारे यहाँ की जो चांदी थी वो क्या हो गई, वो भारत से बाहर चली गई। तो तुम्हारे यहाँ क्या बचा, पीतल और तांबे की मिश्रित सिक्के। ठीक है, तो वो उतना कीमती नहीं होते थे। सुल्तान के सांकेतिक सिक्के बंद कर दिए गए। क्या हो गए, सांकेतिक सिक्के बंद कर दिए गए जो मिश्रित धातु के थे। इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के दिए गए। तो जब चांदी के सिक्के दोगे तो क्या होगा, राजकोष खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। सांकेतिक मुद्रा दोस्तों तांबे एवं पीतल के मिश्रित सिक्कों से बनता है, मैंने बताया। यदि कोई राज्य चिन्ह अंकित होता तो सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता। ठीक है, क्या बताया गया इसमें, सांकेतिक मुद्रा पर अगर कोई राज्य चिन्ह अंकित होता, ठीक है, जिससे क्या होता, नकली सिक्के नहीं बनते। तो इस पर जो गवर्नमेंट का टकसाल था, मिंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिंट कहते हैं टकसाल को, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। इस योजना से राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। राजकोष धीरे धीरे क्या हो गया, खाली हो गया। यहाँ लिखा दोस्तों, चर्चा करें देश में नकली मुद्रा के प्रचलन से हमें क्या हानि होती है। ठीक है, तो नकली मुद्रा के प्रचलन से यही हानि होती है दोस्तों, जब मार्केट में इसकी भरमार आ जाती है, ठीक है, मुद्रा का प्रचलन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो लोगों के पास सामान क्या होगा, सामान तो उतनी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लोगों के पास क्या है, सिक्के ज़्यादा हैं, पैसे ज़्यादा हैं, तो फिर क्या होगा, उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, सभी लोगों के पास मुद्रा होगा तो मुद्रा की वैल्यू भी क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, तो नकली मुद्रा का प्रचलन सही नहीं है। अब आइए आगे देखते हैं। सुल्तान अपने शासन के अंतिम काल में राज्य की आंतरिक अशांति से परेशान रहा। ये भी एक बात है। उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह शुरू हो गए। हमने क्या बताया था कि उत्तर से दक्षिण पर राज्यों पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया था, और दक्षिण से उत्तर की तरफ भी अगर नियंत्रण करते तो भी क्या हो गई थी, प्रॉब्लम बढ़ गई थी। इसीलिए उसने दिल्ली को ही क्या माना, अपना केंद्र माना, वहीं से भी शासन करना जारी रखा। केंद्रीय शासन प्रणाली उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों में क्या हो गया, विद्रोह शुरू हो गए। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान स्वयं दोनों स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पाया। दो नए राज्यों विजयनगर एवं बहमनी, ठीक है, इसी के शासनकाल में क्या हुआ, स्वतंत्र हो गए। पूर्व में बंगाल स्वतंत्र हो गया। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोहों को शांत करने में एक स्थान से दूसरी तरफ भागता रहा। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ गया और 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। जब चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है दोस्तों तो दिमाग काम नहीं करता है, और फिर क्या हो गया, सुल्तान बीमार पड़ गया, तो उसका बुद्धि काम नहीं किया, और फिर 1351 में क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब इसने जितने भी योजनाओं को चालू किया वो क्या हो गया, पूर्णतया असफल हो गए।
ठीक है, क्योंकि उसका कोई सुनियोजित ढंग से क्या हो गया, उसका क्रियान्वयन नहीं किया गया था। ठीक है, जो काम करने चाहिए थे सोच विचार करके वो काम नहीं किया गया, इसलिए सारी योजनाएं उसकी क्या हो गई, असफल हो गई। अब यह देखते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। उसकी मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई था, कौन था, चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे। ठीक है, गद्दी पर बैठते सुल्तान ने की पहली समस्या यही थी कि विद्रोह को क्या कर लिया जाए, शांत किया जाए, तभी तो साम्राज्य को विघटन होने से रोक पाएंगे। इसके लिए उसने अमीरों, सेना तथा उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। ठीक है, कहीं ना कहीं पिछले चैप्टर में, ठीक है, सल्तनत काल में हमने ये देखा कि अमीर, सेना और उलेमा जो धार्मिक गुरु होते थे, इनको अगर सही ढंग से संतुष्ट नहीं किया गया तो ये लोग क्या करते थे, सुल्तान को परेशान करते थे। ठीक है, और फिर सुल्तान को अपनी गद्दी से भी उतरना पड़ता था। ठीक है, वो लोग जिसको चाहते थे उसको जो है क्या बना देते थे, सुल्तान बना देते थे। जैसे रजिया उनका कहना नहीं मानी और उनको गद्दी से क्या होना, हाथ धोना पड़ा। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, तो अमीरों, सेना और उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया और इस्लाम के नियमों के अनुसार राज्य का प्रशासन चलाया। तो अब क्या हो जाएगा, सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे। सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं किया, जो भी आक्रमण किए और साम्राज्य की रक्षा के लिए किए गए। उसने उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जिसका शासन केंद्र आसानी से हो सके। ठीक है, उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जिससे उसका शासन क्या हो सके, अपने ऊपर चल सके। ठीक है, उसका शासनकाल जन कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है, यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए। किसके लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। जब समाज के कल्याण के लिए कार्य करोगे तो क्या हो जाएगा, सभी लोग खुश रहेंगे। क्या किया, कृषि की सिंचाई हो तो उसने कई नहरों का निर्माण करवाया, जैसे यमुना नहर, सतलज नहर, जिससे आज भी सिंचाई होती है। इससे कृषि में क्या हो गई, उन्नति हो गई। बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया गया। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोजाबाद, इन्हीं नगरों की क्या किया, स्थापना किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जौनपुर की स्थापना किसने किया। ठीक है, फिरोजपुर की और फिरोजाबाद तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और नहरों पर अधिक विशेष ध्यान देने वाला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। लेकिन दोस्तों उल्लेख ये भी मिलता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो इस वंश का संस्थापक था, उसने भी नहरों पर कुछ काम किया था। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक विकास किसने किया है, फिरोज शाह तुगलक ने किया। किसने किया है, फिरोज शाह तुगलक ने। उसने प्रजा के लिए सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों तथा पुलों का निर्माण करवाया। उस पर मरम्मत भी करवाई जो पहले के थे। दीवाने खैरात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दीवाने खैरात, इसने विधवाओं, अनाथों, लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। तो दीवाने खैरात किस लिए था दोस्तों, विधवाओं, अनाथों एवं लड़कियों के विवाह के लिए क्या थी, आर्थिक सहायता दी जाती थी। सरकारी खर्च पर योग्य वैद्यों द्वारा, यानी कि जो वैद्य होते थे, जो डॉक्टर होते थे, चिकित्सक, औषधियों एवं भोजन दिए जाने की जो है व्यवस्था की गई थी। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए उसने सर्वप्रथम एक रोजगार कार्यालय स्थापित किया। तो जब सभी लोगों को संतुष्ट कर देंगे तो अपना राज्य क्या होगा, आसानी से चला सकेंगे। पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं को क्या कर दिया, बंद कर दिया। सुल्तान के कार्यों का कारण, लोकहित के कार्यों का कारण फिरोज शाह तुगलक को याद किया जाता है। ठीक है, ये लिखा दोस्तों, पता कीजिए आज भी आपके जनपद में लोकहित की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। सड़क बनाना, पुल निर्माण करना, ठीक है, नहर खुदवाना, ये सारा काम तो आज भी होता है। तो यही क्या कह रहा है, इसको कौन लागू करता है। ठीक है, तो इसको कौन लागू करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लागू करेगा। इसे भी जानिए दोस्तों, गांव स्तर पर कोई काम होगा तो प्रधान उसको क्या करेगा, क्रियान्वित करेगा।
जैसे खड़ंजा का निर्माण हो गया, नाली का निर्माण हो गया, ये सारी बातें आपको क्लास 6 के SCERT में नागरिक शास्त्र सिविक्स में ये सारी बातें बताई गई हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोस्तों, अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली से मंगवाया और उसमें एक को अपने राजमहल परिसर में लगवाया। ठीक है, कहाँ से? राजमहल परिसर में। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। स्वच्छता के 7 आयाम कौन कौन से हैं? मानव मल का सुरक्षित निपटान कर दिया जाए कहीं पे, जहाँ पे मानव आवास हो वहाँ से दूर, या गड्ढे में दबा दिया जाए। व्यक्तिगत स्वच्छता होनी चाहिए। पीने के पानी का रख रखाव होना चाहिए। घर एवं भोजन की स्वच्छता होनी चाहिए। कूड़ा करकट का सुरक्षित निपटान होना चाहिए। बेकार पानी की क्या होनी चाहिए? निकासी होनी चाहिए कि वहाँ पे जमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मच्छर पनप जाएंगे। ग्रामीण स्वच्छता ये भी होनी चाहिए। तो ये थे स्वच्छता के 7 आयाम। अगर इस पर ही सही ढंग से काम किया जाए आज, ठीक है, विलेज स्तर पर तो नाम मात्र का है और सिटी में तो होता ही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो ये सारी बातें अगर की जाए तो वाकई में हमारा देश चमक उठेगा। इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है दोस्तों? ये देखिए, दोआब बताया तो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र। टकसाल दोस्तों क्या होता था? जिसे मिंट कहते हैं इंग्लिश में। वो स्थान जहाँ मुद्रा ढाली जाती थी उसको क्या कहते थे? टकसाल। सांकेतिक मुद्रा तांबे एवं पीतल की क्या थी? मिश्र धातु थी, जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर होता था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। दीवाने खैरात, ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता दिया जाने वाला। ठीक है, विधवा या जो अनाथ हैं या जो गरीब बच्चियां हैं उनको क्या किया गया? उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। यही क्या था? दीवाने खैरात। ठीक है, अस्पताल का भी निर्माण किया था दोस्तों इसने। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक 5 साल तक शासक था। कितने साल तक? 5 साल तक। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों 1325 से 1351, 26 साल। कितने साल? 26 वर्ष। फिरोज शाह तुगलक कितने साल? 37 ईयर। कितने साल? 37। नसीरुद्दीन महमूद इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। 1394 से 1412 ईस्वी, यानी कि 18 वर्ष तक इसने शासन किया। अब आइए देखते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड 5 MCQ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था ये दोस्तों। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर द्वितीय राजधानी के रूप में किसे चुना? लखनऊती, आगरा, देवगिरी या उज्जैन? क्वेश्चन नंबर 3, फिरोजपुर नगर की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या खिज्र खां ने? क्वेश्चन नंबर 4, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या खिज्र खां? क्वेश्चन नंबर 5, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ये 5 MCQ का आंसर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, तो लगातार चैनल पर दोस्तों बने रहिए, मैं आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, और हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना यूजफुल है। ठीक है, मैं आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। 6 से 8 की SCERT में आपके बीच में ऐसे धीरे धीरे लाता रहूँगा। पूरा आपका संपूर्ण सिलेबस कवर करवाऊँगा मैं। तो लगातार चैनल पे दोस्तों बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।